चैप्टर 9 कर रहे थे भाई। अब मैंने आपको बताया था द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। 1915 से पहले तक साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी, और वहां से किसके कहने पे आए भारत? बताओ भाई, ऑनलाइन में कोई कौन जाकर के महात्मा गांधी को इंडिया बुला करके लाया? गोपाल कृष्ण गोखले। सर आप वीडियो नहीं भेजी ना? हाँ बेटे, भेज दूंगा मैं। अभी क्लास लेते दौरान अपलोड नहीं कर सकते ना, नेट कम रहता है। आज रात को पक्का सारे अपलोड कर दूंगा, कल संडे ही है ना, सारे वीडियो चले जाएंगे, आज का भी कल का भी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सो हुआ क्या, मैंने आपको ये भी बताया था कि 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो 1 साल तक गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे वो भारत भ्रमण करते रहे, भारत का दौरा करते रहे, देखे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है गाँव में, शहरों में, जहाँ जो डाउट प्रॉब्लम है उसका जायजा लेते रहे। उसके बाद कहा गया कि उसके बाद आप कोई मूवमेंट स्टार्ट करो। तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, पूर्वी चंपारण बिहार के एक स्कूल टीचर थे, किसान भी थे। तो वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए और तिनकठिया सिस्टम को समाप्त कराने के लिए इंडिगो कल्टीवेशन में जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके गए। महात्मा गांधी उन्हीं के कहने पे चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह किया, ये आप लोग को पता है। उसके बाद वो खेड़ा गए गुजरात में, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था जो मिल मजदूरों की डिमांड थी, प्लेग बोनस वाला, वो भी समझाया था। उसके बाद दौर आता है 1919 का। 1919 का जो साल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। इसी समय से भारत में स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश को आगे आने के लिए या सभी लोगों का एक फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल होने के लिए एक तरह से उकसावा मिला उनको, या इंकरेजमेंट मिला। वो क्या था, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा, ये जितने भी सर्कल बनाए गए हैं ये गोलियों के निशान है। ये जालियांवाला बाग का उस जमाने में दीवार का तस्वीर है, देखिए, दिख रहा है तो आपको? इतने बड़े बड़े गोले भी निशान होंगे सर? हाँ, मतलब जो सर्कल लगाए गए हैं ना, वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर सरकार ने इतनी, माने कि वहां के फौज ने गोलियां चलाई। ठीक है, देखिए। सो 1919 में सरकार एक एक्ट लेकर के आई जिसको कि रॉलेट एक्ट कहा जाता था। इसको अंधा कानून या गूंगे बहरों का कानून या बिना मुकदमा बिना दलील का कानून भी इसको कहा जाता था। इसमें क्या था कि अगर सरकार को किसी भी आदमी पे इस चीज का शक हो कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में या किसी भी तरह से एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि गोला बारूद है ना, मारकाट वाले काम में इन्वॉल्व, क्रांतिकारी है, तो सरकार बिना मुकदमे चलाए उसको जेल में रख सकती थी, पूछताछ कर सकती थी और लंबे समय तक रख सकती थी। ठीक है, इस एक्ट को सभी लोगों ने इनकार किया, कहा कि ये एक्ट सही नहीं है, लेकिन इस मामले पे ज्यादा बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। समय था 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 का समय था, बैसाखी का दिन था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल दो पंजाब के बहुत बड़े नेता थे। इनको सरकार ने अरेस्ट कर रखा था, तो इन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर के पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला एक बाग है वहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए, एक जुलूस निकालने के लिए शांतिपूर्वक मोर्चा था उनका। ठीक है, लेकिन उसी समय क्या हुआ, पंजाब का आर्मी कमांडर जो था जनरल डायर, उसने वहां पर पूरे जगह को घेर लिया, पूरे जालियांवाला बाग को, और जब तक सिपाहियों की गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक गोलियों को चलाने का ऑर्डर दिया। इसमें बहुत लोग मारे गए, सरकारी रिकॉर्ड में कमी है लेकिन इसे बहुत लोग मारे गए। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग मैसेकर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो
जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद पंजाब में हर जगह तोड़ फोड़ होने लगा, पूरा आगजनी होने लगी, सरकारी दफ्तरों को, थानों को, रेलवे स्टेशन जलाए जाने लगे। तो सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया, सेना का कानून। ठीक है, वहां से पुलिस को हटा लिया गया, मतलब पुलिस भी मदद में थी और आर्मी बुला ली गई। अब वहां पर कोई भी घर से बाहर निकले तो उसको रेंग के चलना पड़ता था। ठीक है, या आपको क्या कहते हैं, जब कोई भी सैनिक को मन करे आपको कहीं भी मुर्गा बना दे, कुछ भी कर दे, मन बहुत ही ज्यादा अत्याचार पूरे पंजाब में होने लगा। और इस चीज को देख करके पूरे देश में असंतोष था, गुस्सा था लोगों के मन में। तो जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट हुड की उपाधि मिली थी। नाइट हुड ये अंग्रेजों द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दुख के चलते या इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इस नाइटहुड की उपाधि को या टाइटल को ठुकरा दिया। आगे देखिए, ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह the participant tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country. ठीक है, देखिए 1919 के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह इस कानून के खिलाफ। इसमें क्या था, इसी समय 1920 के समय ही, ठीक है, मुस्लिमों का भी एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसको कहते थे खिलाफत एजिटेशन या खिलाफत आंदोलन। तो मुस्लिम ये खिलाफत आंदोलन क्यों कर रहे थे? महात्मा गांधी ने इस चीज को लेकर के जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुई थी, उसको लेके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट कर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद वो क्लियर होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का असहयोग, हम सरकार से किसी भी तरह का सहयोग नहीं करें। ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, सरकारी दफ्तरों में काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, सरकारी रेलवे विभाग है या रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें काम करने नहीं जाएंगे। इस तरह से असहयोग करना था। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, अंग्रेज बहुत घबरा गए इस आंदोलन को लेकर के। इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया, मुसलमान लोगों के मन में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था या गुस्सा था, उसका भी फायदा उठाया। मुस्लिमों ने, अली ब्रदर्स कहा जाता था, दो अली ब्रदर्स थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। अब ये देखो खिलाफत आंदोलन क्या था। आपने तुर्की का नाम सुना होगा। ठीक है, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे एक देश है। मुसलमान लोग मोहम्मद के मरने के बाद जो उनका सबसे बड़ा लीडर होता था, धर्म गुरु होता था, उसको खलीफा कहते थे। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान थे ना, इंडिया से लेकर के कहीं पर भी बात करो, तो उस खलीफा को भगवान की तरह मानते थे, है ना, अपने अल्लाह की तरह। हुआ क्या, वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने खलीफा का जो राज्य था, दे दे बेटा उसको, खलीफा का जो राज्य था उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसको पेंशन देके उसके छोटे से इलाके में उसको सीमित कर दिया और उसके जितने क्षेत्र थे उसको जीत लिया। ठीक है, इस बात को लेकर के पूरे दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि खलीफा को, मान लीजिए आप कोई किसी को अपना गुरु या धर्म गुरु मानते हो, भगवान मानते हो, और उसके खिलाफ कोई सरकार काम करे तो आप गुस्से में रहोगे ना। तो वही बात थी। तो इंडिया में खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट नाम का एक आंदोलन स्टार्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ, इसी बात को लेके। और महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था वो भी ऐसा था, दोनों एक साथ मिल गया और हिंदू मुस्लिम की एकता एक हो गई, और इस बात से अंग्रेज बिल्कुल घबरा गए। ठीक है, ये सारी बात इसमें इस फर्स्ट पैराग्राफ में वही लिखी होगी जो मैंने आपको पढ़ाई, खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा खिलाफत मूवमेंट ही है। आगे देखिए, देखो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें क्या था, ये जो ग्रीन कलर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक है। The non-cooperation movement gained momentum through 1921-22. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. सरकार के कंट्रोल में जितनी भी स्कूल और कॉलेजेस थे, जो हजारों के हजारों विद्यार्थी थे, वो स्कूल से छोड़ करके बाहर निकल गए। मैनी लॉयर्स, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास मतलब कि चितरंजन दास, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली, इन लोगों ने, ये बहुत बड़े वकील थे, भारत के लॉयर थे, इन लोगों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी विरोध में, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बायकॉटेड। जितने भी लोगों को ब्रिटिश सरकार ने सम्मान दिया था या उपाधियां दी थी, उसको ठुकरा दिया गया, ठीक है। इस कारण से यह असहयोग आंदोलन बहुत फेमस हुआ। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए। सर ये किस चीज के लिए था ये आंदोलन? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के था। असहयोग आंदोलन जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ था, और खिलाफत मूवमेंट खलीफा के द्वारा जो अपमान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए था, ठीक है। और ये दोनों आंदोलन में एक ही तरीका था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेजी सरकार की संस्था है, अंग्रेजी स्कूल है या ब्रिटिश कॉलेज है या सरकारी कोर्ट भी सरकार का होगा, डाक खाने होंगे, जो भी सरकार का सामान होगा या जो भी संस्था होगी, हम उसको बायकॉट करते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। देखो अब खेड़ा मूवमेंट की बात करें, ये देखिए क्या था। ये खेड़ा मूवमेंट क्यों ही लेके है, शायद पूरा इस पे काम करते हैं। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स, पाटीदार एक जाति थी जो किसानों की जातियां थी, organized non-violent campaign against the high land revenue demanded for the British। खेड़ा गुजरात का एक जिला है जहां पाटीदार किसानों ने एक आंदोलन छेड़ा। वो आंदोलन क्या था, एक नॉन वायलेटिव आंदोलन था, मतलब कि अहिंसात्मक आंदोलन था, मतलब कि केवल अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना, धरना देना, जुलूस निकालना, मारकाट वाला, ठीक है, केवल नॉन वायलेंस। और वो लोग ये डिमांड कर रहे थे क्योंकि सरकार उनसे बहुत ज्यादा लगान मांग रही थी, टैक्स मांग रही थी। उनकी फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, तो वो इतना टैक्स नहीं दे सकते थे। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, लिक्वर शॉप वर पिकेटेड in the Guntur district of Andhra Pradesh. Tribals and poor peasants staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forests. देखिए, तो ये खेड़ा सत्याग्रह जो मैंने आपको बताया, असहयोग आंदोलन अलग अलग जगहों पे हुआ। मान लीजिए किसान तो अब स्कूल कॉलेज और दफ्तर नहीं जाते थे, उनको क्या मतलब था, गरीब आदमी, तो उन्होंने लगान देने से मना कर दिया, ठीक है। अब जो लोग जंगल में रहते थे, आदिवासी या ट्राइबल लोग जो थे, उन्होंने क्या किया कि जंगल का कानून जो बनाया गया था कि जंगल में अगर आप अपने पशुओं को चराने के लिए भेजोगे तो आपको उसके बदले उसका टैक्स या पैसा देना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार, ये इन्होंने क्या किया, जो गांव में जो थे, जंगल के किनारों पे रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने अपने जानवरों को जंगल में चरने के लिए भेज दिया और बिना फी दिए। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पिकेट का मतलब क्या है कि देखो, शराब की दुकानें हुआ करती थी पहले जमाने में भी, अंग्रेजों के समय में भी, और इस शराब से सरकार को बहुत ही टैक्स मिलता था, ठीक है। और इस शराब के पीने के चलते भारत की जो जनता थी, जो भी गरीब या जो भी थे, उनके घर में कलह रहता था, या मान लो कि वो खुद भी बर्बाद थे, समाज भ्रष्ट हो चुका था।
तो सबसे मान लो किसी के घर में कोई शराबी हो तो फैमिली में लेडीज को प्रॉब्लम होगा ना, वो हमेशा हर दिन आके लड़ाई करेगा। तो जितनी भी गांव की औरतें होती थी ना, अपना दिन भर का काम करके शराब पीने तो कोई शाम को ही जाएगा, शाम को दुकान के बाहर वो धरना देके बैठ जाती थी। ठीक है, और याद रखिएगा केवल धरना देके बैठती ही नहीं थी, जो अगर आ गया ना तो उसको पकड़ पकड़ के मारती भी थी, और जो बेचने वाला था उसको भी अच्छा खासा पीट पाट देती थी। इसके कारण पता है शराब बंदी हो गई बिल्कुल, लोग डरने लगे कि जाएंगे तो मारेगी सब। ठीक है, इस चक्कर में, और जब पुलिस वाले आए तो आराम से बैठी हुई है, धरना दे रही है, उसको कैसे हटा सकते हैं, और जब पुलिस वाले जाए तो मारना पीटना स्टार्ट, इस तरह से चलता। देखेंगे in Sindh, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal too, the Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. सिंध जो अभी पाकिस्तान का एक राज्य है, वहां पर भी जो मुस्लिम व्यापारी थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा खिलाफत मूवमेंट को क्या कहते हैं सपोर्ट किया, और किसी भी तरह से अंग्रेजी सामान को लेने से मना कर दिया। अब देखो पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पंजाब में क्या था। देखिए इन पंजाब the Akali agitation of the Sikh sought to remove corrupt महंत supported by the British। देखिए क्या था, सिख गुरुद्वारों में जो पूजा पाठ कराने का काम करते थे वो महंत होते थे। ठीक है, अकाली, ये इनको अकाली कहा जाता था, इनकी जाति का नाम। ठीक है, नहीं सॉरी, तो पंजाब में जो अकाली जाति से थे, है ना, अभी अकाली दल भी है एक वहां पे, उन लोगों ने क्या किया कि इसको गुरुद्वारों से निकालने का आंदोलन चला। इसको अकाली आंदोलन कहते हैं। पंजाब में जो अकाली आंदोलन या अकाली एजिटेशन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि गुरुद्वारों में काम करने वाले, पूजा पाठ का काम कराने वाले जो लोग थे उनको महंत कहते थे, इनको ब्रिटिश लोग सपोर्ट करते थे और ये बहुत ही भ्रष्ट थे। ठीक है, इनका आचरण सही नहीं होता था, लोगों से पैसे ठगते थे। This movement got closely identified with the non-cooperation movement in Assam. Tea garden laborers shouting Gandhi, Gandhi Maharaj ki jai demanded a big increase in their wages. They left the British on plantation amidst declaration that they were following Gandhiji's wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnava song of the period, the reference that Krishna was substituted by Gandhi. पूरे देश में गांधी जी को एक तरह से चमत्कारिक पुरुष, मिरेकल मैन की तरह देखा जाने लगा। सुन रहे हो ना? तो ये पंजाब का मैंने आपको बताया। असम में है ना, चाय के बागान होते थे, टी प्लांटेशन, वहां पे जो काम करते थे मजदूर, जो काम करते थे उनको बंधुआ मजदूर या बॉन्डेज लेबर की तरह काम कराया जाता था, जबरदस्ती वहां रखा जाता था, बिना अपने बागान मालिक के या फार्म जो ऑनर होते हैं उनकी बिना ऑर्डर के आप बाहर जा भी नहीं सकते, उस प्लांटेशन से बाहर कभी नहीं जा सकते, गुलाम हुआ। तो उन्होंने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया, कहा कि गांधी जी का राज आ गया है, गांधी जी ने हमें अनुमति दी है यहाँ से निकलने की, है ना, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया। और जो वैष्णव सॉन्ग, भगवान विष्णु को मानने वाले जो असम में थे, उन लोगों ने जो गाना, जो भजन करते थे उसमें भी गांधी राज का नाम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा भारत, हर तरफ से, हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हुए, असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। यहां तक क्लियर है सबका? देखिए सर, ये जो बहाने बना रहे थे, ये जो इसकी गांधी जी की सरकार आ गई, ये कौन थे, मुस्लिम थे? नहीं बेटे, ये हिंदू थे। जैसे कि बागान, चाय के बागानों में काम करने वाले जो मजदूर थे ना, ये दूसरा जो ये सॉन्ग की बात करें, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले, है ना। ये असामी जो वैष्णव सॉन्ग था, ये देखिए
असामीज वैष्णव सॉन्ग, मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले जो वैष्णव धर्म के कृष्ण भगवान के होते हैं वो, और ये भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे। ठीक है, कृष्ण को का ही रूप मानते थे महात्मा गांधी को। पागल कहीं के। कैसे सर? फालतू फट कुछ भी, अंधे लोग। देखिए, आप अगर ये पिक्चर देखें तो आपको लगेगा, दिखेगा यहाँ भारत माता यहाँ रथ पे बैठी हैं और महात्मा गांधी को सारथी बनाया गया है। ठीक है, तो सारथी कौन था? भगवान कृष्ण ही तो थे। इस तरह से कहा जा सकता है। अब देखो, द पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा, लोगों में बहुत फेमस हो गए महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी आज इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि उस जमाने से लोग बड़े उनके मतलब कि भक्त जैसे बने। हुआ क्या, सदियों से भारत के लोग गुलाम थे। उनको, जैसे मैं आपको बताऊं, किसी आदमी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, वो 20-25 साल से जेल के अंदर बंद है, वो जब उम्मीद छोड़ चुका है कि वो तो बाहर जाएंगे, लेकिन कभी भी थोड़ी सी भी अगर उसको उम्मीद जाग जाएगी और जो उम्मीद दिखाएगा वो उसका भगवान हो जाएगा। उससे बड़ा कोई नहीं। जो आदमी गुलाम होता है, ठीक है, उसको गुलामी से बाहर निकालने वाला उसके लिए भगवान से भी बड़ा होता है। तो इसी तरह महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा क्रेज मिलने लगा। जो लोग गरीब थे, मजदूर थे, प्लांटेशन वर्कर थे, जितने भी, उन लोग महात्मा गांधी को एक चमत्कारिक पुरुष मानने लगे और सोचने लगे कि ये हमें सब बंधनों से मुक्त कराएंगे। फिर सर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनको लगता था कि हमें निकाल देंगे यहाँ से? हाँ, चंपारण सत्याग्रह में जिस तरह से अंग्रेज उनके सामने झुक गए, ठीक है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जो हुआ था इतना बड़ा, देखा था ना आपने इसमें। हाँ, लेकिन मैं एक चीज इसमें देखूं, मैं आगे है या मैं पहले बता दूं, देख लेता हूँ। स्टार्टिंग में गोली से क्यों नहीं मार दिया महात्मा गांधी को? स्टार्टिंग में गोली में मार देते अंग्रेज तो क्या होता? मार तो सकते थे, अंग्रेज ये कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ऐसा करेंगे ना तो इसी बात को लेकर के पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा, इसलिए डर लगता था उनको। और पहले उनको सीरियसली लिया भी नहीं उन लोगों ने। देखिए, ये सोचते थे, गांव माने जो गरीब मजदूर वर्ग था गांव का, वो सोचता था कि महात्मा गांधी उनकी मदद जमींदारों से, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई में करेंगे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जिस पॉलिटिकल पार्टी में मिल चुके थे, कांग्रेस में, वो कभी जमींदारों के खिलाफ काम नहीं करते थे, क्योंकि ये जमींदारों की ही पार्टी थी। बड़े बड़े जमींदार और व्यापारी ही इसको पैसा देते थे, फंडिंग देते थे, तो ये पूरी की पूरी पार्टी चलती थी। The happening of 1922 to 1929, 1922 से 1929 के बीच में क्या क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, कौन सा इंसिडेंट्स हुआ, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फरवरी 1922 की। ठीक है, हुआ क्या, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला का नाम सुना होगा आपने, योगी आदित्यनाथ वहीं से हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री, पता है। तो गोरखपुर जिला बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, वहां पे चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा जगह था। वहां एक पुलिस स्टेशन के बाहर, जो असहयोग आंदोलन के दौरान ही, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही, लोग अपना एक धरना या प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे धरने पे। तो कुछ पुलिस वालों ने गलत कमेंट कर दिया प्रदर्शनकारियों पे, सारी भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने क्या किया, पूरे थाने को, चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था, पूरे थाने को आग लगा दिया, पुलिस स्टेशन को। और जितने भी पुलिस वाले जान बचा के भाग रहे थे उनको भी पकड़ पकड़ के उसी में झोंक दिया, सारे मार दिए। हाँ, कोई भी नहीं बचा उसमें, पुलिस, सारे पुलिस वालों को मार दिया जनता ने, भीड़ ने। इस बात से दुखी होके महात्मा गांधी ने, ठीक है, 22 मार्च 5 फरवरी में था ना, हाँ, 5 मार्च 1922 को हुआ था फरवरी में, लेकिन 5 मार्च 1922 को महात्मा गांधी ने कॉल बैक कर लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है,
बिल्कुल अहिंसा के क्यों वो जारी थे। मैं बता रहा हूं क्यों। इन बुक्स में नहीं दिया होगा, लेकिन अब हायर स्टडी में जाओगे तो इसके पीछे क्वेश्चन था। सब लोगों ने इसमें डॉक्टर क्या नाम करते ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू एकदम यंग थे उस समय, 25-26 साल के लोग होंगे या 30 साल से कम के। उन लोगों ने क्वेश्चन उठाया, आवाज उठाया, महात्मा गांधी से बोला कि आपने आंदोलन वापस क्यों ले लिया, अभी ही तो मौका था, पूरा देश एक हो गया था। तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर मैं हिंसा का साथ दूं और इसी तरह जनता और हिंसा करती रही तो अंग्रेज दमन पे उतारू हो जाएंगे, रिप्रेशन कर देंगे, आर्मी बुला लेंगे, 2, 4, 5, 10,000 आदमियों को मरवा दिया, उनको तो मारने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसके बाद एक बार इतना ज्यादा लोग मर जाएगा तो कभी दोबारा हम लोग के बुलाने पे या आंदोलन के आह्वान पे जनता इकट्ठा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया ताकि सरकार को भी ऐसा लगे, ठीक है ना, कि ये लोग अहिंसक ही हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो सोचने लगे कि अभी जनता उतनी ट्रेंड नहीं है किसी भी सत्याग्रह के लिए, इतनी ट्रेंड नहीं है, जनता को और भी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की जरूरत है, बताया जाए कि किस तरह से कोई भी सिचुएशन हो आपको अहिंसा का ही साथ देना, हिंसा नहीं अपनाना। ये सब बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे। ठीक है, महात्मा गांधी को इस बात का डर था कि अगर मैंने कॉल ऑफ नहीं किया तो बहुत सारी जनता मारी जाएगी, सरकार फिर आएगी ना दमन पे, आर्मी गिर गई तब, वही बात है ना। आप यहाँ पे चौक पे जाओ कोई डिमांड के लिए, मोदी मुर्दाबाद चाहे कोई भी नारे लगाने लगो सरकार के खिलाफ, सब ठीक है, इस तरह पत्थर उत्थर फेंको चल जाएगा। लेकिन आप आए और 20-22 पुलिस वालों को जला दिया तो पता है ना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आएगी, पूरे कंझावला को घेर लेगी, घर घर से निकाल के लेके जाएगी, वो बात है। देखिए 1920 के बीच में 1920 में क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस का नाम सुना होगा। आरएसएस एक पार्टी है, आपको पता है कि मोदी जी भी पहले आरएसएस में थे, तो इसकी स्थापना, ठीक है, आरएसएस की। इसका क्या था, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई। दिस पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। ठीक है, बेटा मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करना, चैप्टर खत्म करना है हमें। एक बार फिर से मैं लिंक भेज रहा हूँ।